और ये रीजन है कि मैं थोड़ा इंटरनेट वगैरह भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ी घर में ही प्रॉब्लम चल रही है, इशूज में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, बस आप ये समझ लीजिए। तो ये रीजन है कि मैं सही बताऊँ तो थोड़ा फ्री माइंड हुई नहीं। मतलब अब ऐसे में अगर मैं, मुझे लगता है कि मैं अगर ज़्यादा क्लास लूँगा तो उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग मोर क्लासेस नाउअडेज। थोड़ा सा घर में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है, लाइक होप यू अंडरस्टैंड, मतलब फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। और दैट्स व्हाई कि कुछ मत सोचिए कि विशाल सर जानबूझ के क्लासेस नहीं ले रहे हैं, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तुम्हें खुद पता है कि जो पुराने बच्चे हैं दे ऑलरेडी नो अबाउट मी, कि मैंने एक दिन में तुम्हारी कितनी कितनी क्लासेस ली हैं। इनफैक्ट तुम्हें खुद पता है कि कुछ बच्चे मेरे बारे में ये भी बोलते हैं कि सर तो पूरा दिन क्लास लेते हैं। वो सच बात है, मैंने बहुत क्लासेस ली हैं, हमेशा रहेंगे। मॉडर्न एम्पायर स्टार्ट हुआ है, नाउ व्हाट शुड वी लर्न। इसके अलावा सोर्सेज के बारे में पढ़ने की, हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में कहां से पता चलता है। इसके अलावा यू शुड से कि हमें मॉडर्न एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, थोड़ा सा कल्चर पढ़ना है कि यहाँ पे क्या 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 होता था, क्या क्या नहीं था, वुमेन्स का क्या स्टेटस है। तो ये सब पढ़ के बेसिकली वी हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने नोट्स रहेंगे, मैं एक चीज हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, कहीं पे दिक्कत आएगी तो बता देना। ध्यान दीजिए यहाँ पे। द मॉडर्न एम्पायर वाज ज्योग्राफिकली एक्सटेंसिव आयरन एज हिस्टोरिकल पावर इन एंशिएंट इंडिया रूल्ड बाय मॉडर्न डायनेस्टी फ्रॉम 322 टू 185 बीसी। सिंपल सी बात है कि जो मॉडर्न एम्पायर की हम बात करें तो मॉडर्न एम्पायर पूरे भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, जो कि आपको देखने को मिलता है भारत के अंदर 322 से लेकर 185 बीसी तक। Originating from the kingdom of Magध in the Indo-Gangetic plain, modern Bihar, eastern UP, in the eastern side of Indian subcontinent, the empire its capital Patliputra, modern Patna। Obvious सी बात है कि अगर आप लोग देखोगे, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे इसी नक्शे को बना दूं, आप सभी को इतनी तो मेरी क्लास में आने की हैबिट पड़ी चुकी होगी कि सभी को पता है कि यहाँ पे सर कुछ भी बनाएंगे तो मगध ही होगा, है ना, दिस इज मगध। ठीक है, तो अगर आप लोग देखोगे तो इसी मगध अंपायर के अंदर से मौर्यन अंपायर शुरू हुआ है। ये जो मगध वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहीं से जो है आपका मौर्यन अंपायर जो है स्टार्ट हुआ है। इसी मगध वाले भाग से जो है आपका मौर्यन अंपायर स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। स्टार्ट तो इतने एरिया से हुआ है, ठीक है, स्टार्ट तो जो है इतने एरिया से हुआ है, और जो है पूरा आप मान के चलना इतना लंबा एक समय पे फैल जाएगा। मतलब इस छोटी सी जगह से स्टार्ट हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, इस छोटे से एरिया से स्टार्ट हुआ है मौर्यन अंपायर। और इस मौर्यन अंपायर के अंदर जो राजा आएंगे, लाइक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, यू शुड से अशोक, कई सारे राजा लोग आएंगे और वो इसको काफी ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे। चलो मैं कहता हूँ इतना नीचे ही मत ले जाओ, ठीक है, लेकिन जो मौर्यन अंपायर, यू शुड से कि जो मौर्यन अंपायर इतने से एरिया से स्टार्ट हुआ था वो काफी ज्यादा फैल जाएगा, लगभग इतना तो मान के चलिए फैल ही जाएगा। ठीक है, इसी मौर्यन अंपायर की कैपिटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसका नाम होगा पाटलिपुत्र, जिसको एटलीस्ट आप आज पटना के नाम से जानते हो। क्लियर है? ठीक है, नाउ आगे आगे चलते हैं। तो अगर आप देखो तो ये मगध आज का जो मगध है, ये मगध आज का ये कौन सा एरिया है? उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न वाला एरिया और बिहार वाला एरिया, है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न वाला भाग और बिहार वाला एरिया वो ये है। आगे चलिए, अब यहाँ पे अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम लोग यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के प्रशासन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर मौर्यन एम्पायर के प्रशासन की बात करें, तो मेगास्थनीज हैज रिटन अ लॉट अबाउट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। अब मेगास्थनीज एक व्यक्ति का नाम है। आपको मैं बता दूं, जब भी आप इतिहास पढ़ते हो ना, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या सर? बेटा हिस्ट्री में हमारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फॉरेन ट्रैवलर्स, मतलब बाहर से जो इतने सारे लोग हमारे देश में आए हैं, बाहर से जो इतने सारे फॉरेनर्स हमारे देश में घूमने फिरने आए हैं, काफी समय पहले, हजारों साल पहले के लोग, है ना। तो ये लोग भी जब हमारे इंडिया में आए हैं तो ये भी हमारे देश के बारे में बहुत कुछ लिख के गए हैं, या इन्होंने भी बहुत कुछ बताया अपने बुक्स में इंडिया के बारे में। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि आज से 1000 साल पहले कोई व्यक्ति चाइना से इंडिया आया होगा, एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कि आज से 1000 साल पहले कोई व्यक्ति, तो उसके समय पे जब वो इंडिया आया होगा तो इंडिया में कोई राजा रहा होगा, तो कहीं से भी बोल रहा हूं मैं, क्लास होंगे, बिकॉज ना आपकी दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ से अगर एक भी पॉइंट अगर छूट गया ना तो आप लोग की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप लोग सर वहां से कुछ मैथ है आपने नहीं करा। तो मैं आई डोंट वांट कि एक सिंगल पॉइंट आपका छूटे, है ना। जब हम डेडिकेशन से पढ़े तो यू शुड नो। एक चीज समझाओ, ध्यान दो, तुम्हें ऐसा फील होगा, यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हें मेरी मार्कर वाली हैबिट पड़ी, बट कभी कभी समझो, जब जरूरत होती है तो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, है ना, तो जरूरत है, दैट्स व्हाई, समझे। तो मेगास्थनीज जो है एक बाहर से व्यक्ति आए थे और इन्होंने बहुत कुछ बताया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में। ठीक है, इनके समय पे आए थे जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे मौर्य डायनेस्टी के अंदर, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ बताया किसने? मेगास्थनीज ने, कि इनका प्रशासन वगैरह कैसा था। अभी हम बात करते हैं। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी, इसका नाम है इंडिका। इंडिका एक बुक का नाम है, इस बुक को मेगास्थनीज ने लिखा है। इस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग थोड़ी सी बात आगे बढ़े, थोड़ी सी बात हम लोग आगे बढ़े, ही राइट्स दैट द किंग वाज एन ऑटोक्रेट एंड ही वाज द मास्टर ऑफ अनलिमिटेड पावर्स। मेगास्थनीज बताते हैं कि राजा जो था मौर्य डायनेस्टी के अंदर वो ऑटोक्रेट है। मतलब ऑटोक्रेट मतलब एक आपने सुना है कि वही तानाशाही समझते हो, तानाशाही समझते हो कि जो राजा ने बोल दिया वही होगा, राजा के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे आज भारत में क्या है, डिक्टेटरशिप कह लो आशीष, एग्जैक्टली। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि देयर इज नो डिक्टेटरशिप, देयर इज नो डिक्टेटरशिप, समझे बात, मतलब सॉरी, देयर इज डिक्टेटरशिप, देयर इज डिक्टेटरशिप, ओके, मतलब वो तानाशाही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी। अब हमारे भारत में क्या डेमोक्रेसी है, हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो ये सोचते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ तानाशाही जैसा देखने को मिलेगा, जो राजा ने बोल दिया वही बात फाइनल मानी जाएगी। राजा से बढ़कर कुछ नहीं है, राजा के फैसले से बढ़कर कुछ नहीं है। जी सर, राजा यहाँ पे कैसा है, जिसके पास अनगिनत पावर है। मतलब राजा कैसी, यहाँ पे जो राजा है, जो भी राजा होगा मॉडर्न डायनेस्टी के अंदर जो भी राजा है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है। मतलब जो राजा ने बोल दिया वही होगा, राजा सबसे ऊपर, बाकी सब उसके नीचे। नेक्स्ट, ही केप्ट हिमसेल्फ फुली अवेयर ऑफ द मेन इवेंट्स ऑफ द एम्पायर थ्रू द स्पाइस। अगर आप लोग देखेंगे तो मॉडर्न एम्पायर के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जासूस प्रथा। मतलब यहाँ पे राजाओं ने जासूस छोड़े हुए हैं, जो भी राजा लोग हैं उन्होंने मॉडर्न एम्पायर के अंदर जासूस छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए? कि भैया अगर मॉडर्न एम्पायर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजा को मारने की कोशिश कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है, तो जासूस बता देंगे और हमसे मार देंगे। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो कि मैं मॉडर्न एम्पायर का राजा हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि मैं मॉडर्न एम्पायर का राजा हूं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब मान के चलिए कि मैं मॉडर्न एम्पायर का राजा हूं और मुझे लगता है कि यार मेरी जान खतरे में, मैं ऑटोक्रेट हूं, मेरी यहाँ पे चलती है, सारे रूल्स मेरे फॉलो होते हैं, जो मैंने बोल दिया वही हर कोई मानता है। अब ऑब्वियसली बात है कि कल को लोग मुझसे चिढ़ेंगे भी कि राजा तो अपनी चलाता है, जो उसका मन होता है वो बोल देता है। तो ऑब्वियसली बात है, जहां पे ना ऑटोक्रेसी होगी, जहां पे तानाशाही होगी, जहां पे राजा के पास सारी पावर्स होगी ना, तो आप इस बात को ध्यान रखना, वहां पे कहीं ना कहीं लोग जलेंगे। आपको याद है कल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, लुई 16 क्या कर रहा था, तानाशाही तो चला रहा था। अब सारी पावर उसी के हाथ में थी, तभी तो लोग उससे चिढ़ते थे, उसकी पत्नी से चिढ़ते थे। तो वही सेम चीज यहाँ पे कि अगर पावर एक हाथ में दे दोगे सारी, अगर एक हाथ में पावर आ जाए, तो चाणक्य ने बोला है कि उससे क्या होता है, करप्शन बढ़ जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या चीज है कि राजा जो है उसके पास काफी सारी पावर है, तो राजा को कहीं ना कहीं टेंशन होगी कि यार मेरे पास पावर बहुत ज्यादा है कि जो है मुझे कोई आके मार ना दे। तो इसलिए मैं जो है साम्राज्य में जासूस फैला देता हूँ कि कहीं भी कोई राजा को मारने की प्लानिंग कर रहा होगा तो जासूस आके बता देंगे और हम उनको खत्म कर देंगे। मतलब कोई भी अगर राजा को मारने की प्लानिंग कर रहा है तो जासूस लोग को थोड़ा पता रहेगा कि हाँ कौन राजा से चिढ़ता है, कौन राजा को मार सकता है, तो जासूस आके राजा को बताएंगे, राजा को खत्म कर देगा, लाइक दैट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र इन द कैपिटल ऑफ मौर्य। मेगास्थनीज रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इन द कैपिटल ऑफ मौर्य। तो मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका,
उसमें वो क्या करते हैं, जो मौर्य एम्पायर की कैपिटल है पाटलिपुत्र, मौर्य एम्पायर की जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, यहाँ पे किस तरह का राजा का प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी मैगजीन्स ने अपनी बुक इंडिका में बताया है। द सिटी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द 6 कमिटीज, ईच ऑफ व्हिच कंसिस्ट 5 मेंबर्स। देखो यहाँ से चीजें शुरू होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द सिटी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 6 कमिटीज, ईच ऑफ व्हिच कंसिस्ट 5 मेंबर्स। आई वांट यू शुड डू वन थिंग, अभी हल्का सा जो है मुझे ऐसा लगता है पहले मैं किंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ोगे थोड़ा रिलेट कर पाओगे। अभी सीधा एडमिशन मुझे लगता है पहले, क्योंकि आप लोग कई बच्चे ऐसे पहली बार पढ़ोगे, यू शुड डू वन थिंग, पहले किंग्स के बारे में पढ़ो, ठीक है। मैगजीन एक ट्रैवलर जो बाहर से आया था, गिरिराज, एक बाहर से व्यक्ति आया था, उसको हम बोल रहे हैं मैगजीन, ठीक है गिरिराज। चलो अभी क्या ये 5 कमिटीज छोड़ो, पहले किंग्स के बारे में जानो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। मैं पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है ना, क्योंकि मैं आई डोंट वांट कि तुम्हारा एक सिंगल पॉइंट रुके इस बात को, जहां पे नहीं होती नीड, मैं आपको पता, मैं बिना उसके आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप समझो, अभी नीड है, रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई। ओके नाउ, तो अभी हम लोग यहां पे क्या समझेंगे, यहां पे हम लोगों ने लिख दिया मौर्य एम्पायर, यहां पे जो है हम लोगों ने लिख दिया मौर्य एम्पायर। ओके, मौर्य एम्पायर के अंदर जो ऑल नो दैट कि हम अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मौर्य एम्पायर के सबसे पहले राजा बनेंगे, वो बनेंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। प्लीज यहां पे ध्यान दें, चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है अगले आएंगे बिंदुसार, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो आपके अगले आएंगे वो आएंगे आपके अशोक। तो देख पा रहे हो? ओके नाउ, तो सबसे पहले जो राजा आएंगे वो आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इनको राजा बनाया किसने, आप सभी को पता है, नाम चाणक्य, इनके बारे में मुझे बताने की नीड नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसारा, और फिर जो है अशोक। अब पूरी कहानी को प्लीज जो है ध्यान से सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, बिना बात करे कॉपरेट करके सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो, सबसे पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक ऐसे राजा है जो मौर्य डायनेस्टी के पहले राजा है, मतलब पहले राजा, मौर्य डायनेस्टी के जो पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, हु यूनिफाइड द एंटायर इंडिया अंडर वन पॉलिटिकल यूनिट। अगर ऐसे पॉइंट्स है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, मैं यहाँ पे भी स्लाइड का यूज ना करता, प्लीज इस बात को आप लोग समझो। चंद्रगुप्त मौर्य वाज फर्स्ट रूलर, मतलब ये मौर्य साम्राज्य के पहले राजा है, हु यूनिफाइड एंटायर इंडिया अंडर वन पॉलिटिकल यूनिट। इस लाइन का मतलब क्या है, आप सभी को पता है, चाणक्य जो है, चाणक्य चाहते थे कि भारत को कोई ऐसा राजा मिले, चाणक्य चाहते थे कि भारत को कोई ऐसा राजा मिले जो पूरे अंपायर को अकेला संभाल ले, जो पूरे अंपायर को, एक बहुत बड़े साम्राज्य को अकेला संभाल ले। अगर इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ा अंपायर है, या पूरा भारत ही क्यों ना हो, पूरे भारत को एक अकेला व्यक्ति संभाल ले। धनंजय क्या था, कुछ भी नहीं है, धनंजय तो सिर्फ एक नंदा डायनेस्टी को संभाल रहा था। अगर आप धनंजय की बात करोगे, जिसके साथ चाणक्य की लड़ाई हुई थी, वो धनंजय तो सिर्फ एक नंदा डायनेस्टी को संभाल रहा था। बट चाणक्य क्या चाहते हैं, चाणक्य वांट कि एक ऐसा राजा बने इस भारत का जो पूरे भारत को अकेला संभाल ले, पूरे भारत को पॉलिटिकली हर तरीके से एक बंदा अकेला संभाले। मुझे कुछ इस पोटेंशियल का बंदा चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर बढ़िया सी लीडरशिप क्वालिटीज हो, जो पूरे इंडिया को अकेला हैंडल कर ले, लाइक दैट। ही लेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, ही लेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन? वही चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या चाहते हैं कि अगर मौर्य अंपायर भी इतना है तो मैं इसे और ज्यादा बड़ा कर दूं, फिर मैं और ज्यादा बड़ा कर दूं। मतलब एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। तो इन्होंने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति को अपनाया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य चाहते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा, अगर मेरा मौर्य अंपायर इतना सा है तो मैं इसे और बड़ा कर दूं, फिर मैं इसे और बड़ा कर दूं। इंसान की नीयत कभी नहीं जाती, और ये पूरी हिस्ट्री का आप ज्यादा रूलर्स को देखोगे, आप अभी मेटल हिस्ट्री पढ़ोगे, आप इल्तुतमिश को देखोगे, आप अलाउद्दीन खिलजी को देखोगे, इन सबको देख के आपको एक कॉमन चीज समझ में आएगी कि एक्सपेंशन की पॉलिसी सभी ने अपनाई है, एक दो को छोड़कर। अगर आप फिरोज शाह तुगलक वगैरह को छोड़ दोगे तो इन जैसे राजाओं की मैं बात ना भी करूं तो अपने साम्राज्य को बढ़ा हर कोई रहा है। लाइक हर किसी राजा को अपना साम्राज्य बढ़ाना है, छोटे में कोई खुशी नहीं है, मेरे पास इतना नहीं, मुझे और चाहिए, नहीं मुझे और चाहिए। बेसिकली हर किसी को एक्सपेंशन चाहिए, हर किसी को जो अपना साम्राज्य बढ़ाना है, ठीक है। तो इन्होंने भी साम्राज्य को बढ़ाने की पॉलिसी को अपनाया। द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्य एम्पायर इज मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र, इट इज बुक रिटन बाय कौटिल्य चाणक्य। अगर आप लोग कंप्लीट जानकारी आपको चाहिए कि मौर्य एम्पायर का प्रशासन कैसा था, अगर आपको मौर्य एम्पायर के प्रशासन की कंप्लीट जानकारी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती थी, यहाँ सरकार कैसे चलती है, यहाँ लोग काम कैसे करते हैं, यहाँ चीजों को कैसे संभाला जाता है, अगर आपको मॉडर्न एम्पायर का कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन जानना है, पूरा प्रशासन आपको यहाँ का जानना है, तो अर्थशास्त्र एक किताब है जिसको लिखा है चाणक्य ने। इस किताब को पढ़ के आपको समझ में आएगा। सर आपने तो अभी बोला था इंडिका, एक चीज को जानने के लिए कहीं सारी सोर्स हो सकती है, इंडिका में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जरा यहाँ पे पॉइंट पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब मैंने आपसे बोला कि अगर आपको जो है एसएससी का एग्जाम देना है तो आप एक काम करो, लूसेंट की बुक से पढ़ लो, लूसेंट से तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। बट नो, यू वांट कि सर वी हैव टू क्रैक यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन, देन आई टेल यू कि नहीं, फिर तुम्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यू शुड गो फॉर स्पेक्ट्रम एंड लक्ष्मीकांत, वहीं से बात बनेगी। तो लाइक दैट कि अगर आप जो है मैगस्थनीज की बुक पढ़ते हो इंडिका, तो इंडिका पढ़ने के बाद आपको डिटेल में जानकारी नहीं मिलेगी। आपको इंडिका पढ़ने के बाद सिर्फ थोड़ा बहुत मालूम चलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में। बट इफ यू आर जस्ट लर्निंग, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ लेते हो तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने किताब लिखी है तो उसको पढ़ने के बाद यू नो कि हां मौर्य एम्पायर के अंदर टोटल प्रशासन कैसा था, एक एक चीज आपको डिटेल में पता चल जाएगी। ये एक एक वर्ड की खेल है। क्या यहां तक समझ में आ गई बात? एक बार बताएं, ले रहे हैं यहां तक? ओके, यहां तक हमारी बात जो है हो चुकी है। नो कंटिन्यू। बुक कहां रखी है? ये सब रखे होंगे यार लाइब्रेरी वगैरह में, इनकी तो कॉपी से मिल जाएगी आपको। ओके चलो, कल एक दो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे यार कि सर हम देहरादून आ रखे हैं, आप ये फोन भी उठाएगा। मैं थोड़ा, मैंने आपको बताया घर में प्रॉब्लम चल रही है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो बाहर से भी आ रखा है देहरादून, या कोई देहरादून का बच्चा, किसी को मिलना होगा, ठीक है, तो आप मिल लेना आज। किसी को अगर कोई मिलना चाहो तो आज मिल लेना दिन के टाइम पे, ठीक है। ठीक है चलो चलो। कई सारे मैसेज, कहाँ कौन करेगा 20,000 मैसेज, कौन रीड करेगा? जिंदगी निकल जाएगी रीड करने में। आज तक पिछले बर्थडे के मैसेज रीड नहीं करे मैंने, कहाँ से करेगा है ना, देख नहीं पाता व्हाट्सएप वगैरह पे। कई सारे मैसेज, कहाँ कौन करेगा 20,000 मैसेज, कौन रीड करेगा? जिंदगी निकल जाएगी रीड करने में। आज तक पिछले बर्थडे के मैसेज रीड नहीं करे मैंने, कहाँ से करेगा है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, अगर कभी फ्री होता तो आप दिन के पहले, मतलब मान लो 3-4 बार आपने मैसेज कर दिया, अगर नहीं देख पाता नहीं, शुड मेक अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा समझाओ तो मेरे हेक्टिक हो जाता है वो। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बात करते हैं। ओके, कौटिल्य, ध्यान देंगे। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है? देखो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आपने एक चीज देखी है, सबने मेरे ख्याल से एक सभी ने वो सुना होगा, शतरंज का खेल सुना होगा सभी ने, चेस, इस चेस बोलते हैं, सभी ने शतरंज का खेल देखा होगा। चेस में आपने देखा होगा एक रानी होती है, रानी, कुछ लोग उसे रानी बोलते हैं, कुछ उसे राजा भी बोलते हैं, और हम एक शख्स होता है रानी या राजा के साथ जिसको हम वजीर बोलते हैं, सुना है वजीर? तो यहाँ पर जो है इस बात को आप मानिए कि ये कौटिल्य एक वजीर की तरह है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो राजा है, ये तो राजा है, लेकिन इस राजा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो कौटिल्य है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को हर तरीके से जो बंदा गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा, वो कौन है? कौटिल्य। गेट माय पॉइंट? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये तो भली राजा है, बट इनको ट्रेन करने वाले व्यक्ति, इनको दिशा डायरेक्शन दिखाने वाले व्यक्ति कौन है? कौटिल्य है।
सर मौर्यन एम्पायर के टाइम इंडिया का कंसेप्ट था, वही आप कंप्लीट इंडिया तो आप नहीं बोल सकते उसे, है ना। आप वो तो आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर समय से पूरा इंडिया कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो कौटिल्य ना होते, चाणक्य ना होते, क्या ये मौर्यन एम्पायर बन पाता? प्लानिंग किसकी थी इसको बनाने के पीछे? चाणक्य की। धनंदा को बर्बाद करने की प्लानिंग किसकी थी? चाणक्य की। तो आप इस बात को मान के चले कि जो चाणक्य है सर पूरे देश में रूल करने की माई स्ट्रेटेजी होती होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, पूजा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत कैपेबल पर्सन है, और इनको कैपेबल बनाया भी किसने? चाणक्य ने। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मैंने आपको कल भी बात बोली थी, इस बात को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नहीं पता, ही जीरो, जस्ट इमेजिन। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भले भी कुछ नहीं आता, लेकिन अगर मैं इसे ट्रेन करूंगा तो ये बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। तो वही वाली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने पहले ट्रेन किया, और इस लेवल पे जाकर ट्रेन किया कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत अच्छे रूलर या लीडर बन के सामने आए। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पॉइंट पढ़ो। इनका जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो इनका अगर आप शासन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 324 से लेकर 320, ये सब पढ़ना मतलब कोई नहीं पूछेगा टाइम में, लेकिन हाँ तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, दैट्स व्हाई। द बुद्धिस्ट लिटरेचर द महावंसा एंड दीपावंसा गिव डिटेल अकाउंट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। दो किताबें हैं, एक है महावंसा, एक है दीपावंसा। ये दो बुक्स के नाम है, ये तो बुद्धिस्ट किताबें हैं। अच्छा, मतलब जैसे आप कह लो हमारी हिंदू धर्म में रामायण होती है, महाभारत होती है, लाइक भगवत गीता होती है, इसी तरीके से यू शुड से कि बौद्ध धर्म के अंदर दो बुक्स हैं, बौद्ध धर्म के अंदर दो किताबें हैं लिटरेचर की, एक है महावंसा, एक दीपावंसा। दीपावंसा इन दोनों बुक्स में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल जानकारी लिखी हुई है। मतलब अगर आप इन दो बुक्स को पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ जान जाओगे, जो कि आपको नहीं जानना है, बस आपको फैक्ट बताना चाहिए। आगे बढ़िए। सिद्धार्थ सब कुछ जानेंगे, थोड़ा वहां तक पहले पहुंच जाओ, ठीक है, थोड़ा बैठ जाओ, पहले वहां तक आ जाए, देन वी डिस्कस। चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द डिसेंडेंट ऑफ द क्षत्रिय क्लैन ऑफ द मौर्यस, ब्रांच ऑफ साक्यास। दे लिव्ड इन द पीपल इन ईस्टर्न यूपी। देयर वर लॉट ऑफ पीपल्स जो इनके बारे में लिखते हैं, कई सारे हिस्टोरियंस हैं जो इनके बारे में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं। मतलब कई सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इनके बारे में लिखते हैं कि क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनकी जो मां है वो तो शूद्र थी, कि इनकी जो मदर थी वो तो शूद्र थी, लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं नहीं तो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के पूर्व साइड ये लोग रहते थे। ओके, he abdicated the throne in favor of his son Bindusara and went to Karnataka in the Jain monk Bhadrabahu, and he had starred himself to that according to the generation Sravan Belagoja। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। हर्ष ठाकुर एंड क्या नाम है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मनदीप, वही उसी चीज पर आ रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं पहले बोलता हूँ, मैं टेल यू, ठीक है। देखो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक लड़के ने बहुत सवाल बोला कि सर चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये तो जैन धर्म को मानते थे, तो इनके बारे में बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्यों लिखा है? तुम भली जैन धर्म को मानते हो, तुम भली जैन धर्म को मानते हो, बट इट डजंट मीन कि तुम और रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करते हो। आप जैन धर्म को मानते हो बट आप दूसरे धर्मों की इज्जत भी करते हो। आज मैं भली हिंदू धर्म का फॉलोवर हूं, आई एम हिंदू, बट इट डजंट मीन कि आई एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू इस्लाम, वेदर सिख, वेदर क्रिश्चियनिटी। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार अगर कोई इंसान जो है जैन धर्म को मानता है तो उसके बारे में जैन की किताबों में ही लिखा होगा। ओके ना, अब यहाँ पे क्या चीज है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझो, है ना। मतलब जब भी आप किसी चीज को बोलते हो ना, मैं बहुत आराम से क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से कोई शब्द गलत ना निकले, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्षत्रिय क्लैन की मौर्य जाति है, मौर्य इज अ ट्राइब, जिस की मौर्य जाति है, कि क्षत्रिय क्लैन में मौर्य जाति है उससे बिलोंग करते थे। कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो इनकी माता शूद्र थी, तो अलग अलग लोग इनके बारे में अलग अलग कहानी विचार बताते हैं, ठीक है। कल को कोई ये भी बोलेगा कि ये तो वैश्य परिवार से थे, तो ये कुछ ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, मतलब हम इस पर बिलीव करें भी कांड से। कोई कहता है कि माता शूद्र थी, अगर माता शूद्र तो ये भी तो शूद्र कहलाएंगे। कोई कह रहा है कि नहीं ये तो क्षत्रिय है, तो ये सब चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं, इनका बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ यार ऐसा कभी यहाँ से जब कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है या आप कह सकते हो जो प्रूव्ड नहीं है, कोई कह रहा है ये है कोई कह रहा है, तो कभी ऐसा सवाल भी नहीं आएगा आपके सामने, ये बात आप ध्यान रखना। अब थोड़ी सी कहानी समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी एक स्टोरी समझो। अब स्लाइड का काम है, थोड़ा स्टोरी समझने का काम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से ये इंडिया का मैप आपके सामने बना लिया, जो वन दैट, ध्यान से इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि ये आपका मौर्यन एम्पायर, दिस इज योर मॉडर्न एम्पायर। अगर मैं इंडिया के थोड़ा दक्षिण में जाऊं, इंडिया के थोड़ा साउथ में जाऊं, तो मुझे बताइए कर्नाटका है, दिस इज कर्नाटका, कर्नाटका है, दिस इज कर्नाटका। या अब होता क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम, ये तो आपका पूरा यहाँ पे मॉडर्न एम्पायर पूरा मगध वाला रीजन है, यहाँ पे आपको पता है कैपिटल में मगध ना लिखा, पूरा मॉडर्न एम्पायर लिख दिया, यानी कि जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है। या वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, अभी क्या हो रहा है कि मॉडर्न एम्पायर में जो आप इस बात को समझो, थोड़ा सूखा पड़ जाता है, थोड़ा बाढ़ वगैरह आ जाती है। ये जो मॉडर्न एम्पायर वाला रीजन है यहाँ पे थोड़ी बाढ़ वगैरह आ जाती है। अब जब यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती है, फ्लड वगैरह आ जाता है, तो कई सारे लोग जो है वो निपट जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये जो आपका पाटलिपुत्र वाला एरिया है, कहानी को समझो, है ना, जो मैं कहानी बता रहा हूं उस पर समझो, ध्यान दो। ये वाला जो पूरा एरिया है मॉडर्न एम्पायर का, पाटलिपुत्र वाला जो रीजन है, ये मतलब पूरा मॉडर्न एम्पायर का रीजन है। कहा जाता है कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई थी, जब बाढ़ वगैरह आ गई तो कई सारे लोग जो निपट गए, खत्म हो गए। तो कुछ यहाँ पे जैन धर्म के पंडित कह लो या कह लो जैन धर्म के कुछ नेता लोग हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि ऐसे तो हम सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बाढ़ वगैरह सब मर जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ जैन धर्म के आप कह लो कुछ जैन धर्म के लीडर्स हैं, कुछ जैन धर्म के पंडित हैं, जो ये प्लान करते हैं, जो ये प्लान करते हैं कि यार हम में से कुछ लोगों को ना इंडिया के साउथ में चले जाना चाहिए। जैन धर्म के कुछ पंडित जो ये प्लान करते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इंडिया के साउथ में चले जाना चाहिए, और साउथ में जाके हम लोगों को जैन धर्म का जो है, जैनिज्म का जो है प्रचार, जैन धर्म का जो है प्रमोशन कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आप इस बात को समझना कि मॉडर्न एम्पायर के अंदर ये जो मगध वाला रीजन है, यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ गई, जैसे कि मैंने बोला कई सारे लोग मर गए। तो कुछ जैन धर्म के लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने काम करते हैं, हम सब खत्म ना हो जाए, हम सब मर ना जाए, क्यों ना हमें से कुछ लोग जो है तुरंत इंडिया के साउथ में जाके जैन धर्म का प्रमोशन करें, जैन धर्म का प्रचार करें, वरना सारे के सारे यहीं पर रहेंगे तो सब यहाँ मर जाएंगे, इंडिया के साउथ में जैन धर्म का प्रचार कभी हो नहीं पाएगा। मतलब बेसिकली दे ऑल ओवर टेंस्ड, ये सब चिंतित है
कि अगर एक बार हम सब जैन धर्म के लोग खत्म हो गए तो इंडिया के साउथ में जैन धर्म का प्रचार कौन करेगा? अपने धर्म बड़े बड़े लीडर्स हैं जैन धर्म के अंदर। आप देखोगे इन जैन रिलीजन, ओके, जैन धर्म के अंदर दो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। एक है आपके भद्रबाहु, और जो है एक है आपके स्थूलबाहु। जस्ट रिमेंबर दिस, स्थूलबाहु। अब सर ये स्थूलबाहु भद्रबाहु कौन है? दो इंसान के नाम है, एक भद्रबाहु है एक स्थूलबाहु है। ये दो लोगों के नाम है। पहली बात, एक व्यक्ति का नाम स्थूलबाहु है, एक व्यक्ति का नाम भद्रबाहु है। सर ये दोनों है कौन बेटे? जैन धर्म के लीडर्स हैं। ये दोनों जैन धर्म को मानते हैं और ये दोनों जैन धर्म के लीडर्स हैं, नेता हैं। इन दोनों का काम है जैन धर्म की पूजा करना और जैन धर्म का प्रचार करना। तो यहाँ पे स्थूलबाहु और भद्रबाहु आपस में बातचीत करते हैं कि यार हम में से किसी एक खत्म हो जाएंगे बाढ़ की वजह से। तो यहाँ पे भद्रबाहु कहते हैं कि चलो ठीक है स्थूलबाहु तुम यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ कुछ लोगों के साथ। भद्रबाहु और स्थूलबाहु में आपस में डिसाइड होता है कि जो है भद्रबाहु जो है वो साउथ में जाएंगे कुछ जैन धर्म के लोगों के साथ। भद्रबाहु जो है वो इंडिया के साउथ में जाएंगे, यानी कर्नाटक वाले क्षेत्र में जाएंगे और वहां जाके जो है जैन धर्म का प्रचार करेंगे। स्थूलबाहु बोलते हैं ठीक है मैं यहीं पे रुकता हूँ, तुम यहीं दो, तुम जाओ। तो अब होता क्या कि भद्रबाहु अपने साथ कुछ जैन धर्म के लोगों को लेते हैं कि चलो भैया कल सुबह की तैयारी कर लो, सुबह निकल जाएंगे सब कर्नाटक के लिए, और कर्नाटक पहुंच के जो है जैन धर्म का प्रमोशन करेंगे, प्रचार करेंगे। और कर्नाटक भारत के साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, आज भी अगर आप देखोगे तो भद्रबाहु को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं भद्रबाहु को ज्वाइन करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य बोलेंगे यार मुझे भी जो है अपने साथ ले चलो, मैं थोड़ा शांति चाहता हूँ, थोड़ा सा जो है मैं पीस चाहता हूँ, ये शासन करके राजा वाली जिंदगी जी के मैं भी थोड़ा सा बोर सा हो रहा हूँ, आई वांट अ पीस, मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए, मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैनिज्म को तो मानते ही है, तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं भद्रबाहु को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी ले चलो कर्नाटक। भद्रबाहु बोलते चलिए सर हमने कहा मना किया, जहां इतने लोग जा रहे हैं आप भी चलो हमारे साथ। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं अपना महल छोड़कर भद्रबाहु के साथ जो है निकल जाते हैं, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। और कर्नाटक पहुंच के चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, एक जगह है श्रवण बेलागोला, यहाँ देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको जगह मिलेगी श्रवण बेलागोला। ओके, श्रवण बेलागोला। ये श्रवण बेलागोला क्या है सर बेटा? इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक जगह का नाम है सर। वेयर इट इज बेटा? इट इज इन कर्नाटक। ओके, तो कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलागोला। तो श्रवण बेलागोला में बैठ गए, कर्नाटक की जगह श्रवण बेलागोला, वहां पे पेड़ के नीचे जाके बैठ गए चंद्रगुप्त मौर्य, और अपने मुंह पे कपड़ा उन्होंने बांध लिया। और उन्होंने उस कपड़े को तब तक नहीं खोला जब तक उनको मौत नहीं आ गई, तब तक मुंह में तो कुछ जाएगा नहीं जब कपड़ा बांध लिया। मतलब आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मुंह पे कपड़ा बांध के, आप मुंह पे कपड़ा बांध के जगह पे बैठ जाओ और तब तक ना उठो जब तक आपको मौत ना आ जाए। कुछ खा ही नहीं सकते आप, मुंह पे आपने कपड़ा बांध दिया, खा तो आप वैसे कुछ नहीं सकते, तब तक मत उठो मुंह पे कपड़ा बांध के, मुंह पर कपड़ा बांध कर तब तक ना उठो जब तक आपको मौत ना आ जाए। और जब आप मुंह पे कपड़ा बांध के बैठ जाते हो और वेट करते हो बस अब मुझे कब मौत आ जाएगी, इसी चीज को कहते हैं सल्ले खाना। अब जरा याद करो, पढ़ा था हमने जैनिज्म, सल्ले खाना। तो सल्ले खाना क्या है? एक रिचुअल है, यू शुड से, ये एक प्रथा है, ये एक रिचुअल है जैनिज्म के अंदर। जैन धर्म के अंदर एक प्रथा है, एक रिचुअल है सल्ले खाना। सल्ले खाना मतलब कि आप पेड़ के नीचे बैठ गए मुंह पे कपड़ा बांध के, और आप तब तक नहीं उठोगे जब तक आपको मौत नहीं आ जाएगी। इसी को बोलते हैं सल्ले खाना, और यही सल्ले खाना करके चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई है। ठीक है, तो भाई साहब कर्नाटक गए थे भद्रबाहु के साथ और वहां पे उन्होंने सल्ले खाना किया और चल बसे। समझे बात? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जरा बताओ कौन सा जो है रिचुअल है जिस रिचुअल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई? यू शुड से सर सल्ले खाना। ओके, हाँ सल्ले खाना। ओके, क्लियर सभी को? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। आप ये समझो ना, गिरिराज उन्हें जीवन से मुक्ति चाहिए, अब परमानेंट मुक्ति मिल गई उन्हें, बस चले गए भगवान के पास, अब उन्हें पूरी मुक्ति मिल गई, अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। चलो, ओके, इतना क्लियर? पहले बताइए, इज इट क्लियर? बेलागोला इज अ नेम ऑफ प्लेस। पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गया यार तुम, फिर वही बात तुम्हारे मतलब ना यार, डाउट्स बिल्कुल लेजेंड वाले होते हैं, सच बता रहा हूँ। क्या करते हो यार तुम लोग? इतना समझ लो आप लोग, ये कुछ दिनों थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्बेंस से चल। ओके, पेपर की चिंता तो तब होना है जब अभी मैं रात को यार 12 साढ़े 12 पढ़ने बैठता हूँ, 12:30 क्या, एक बज जाता है, सही बताऊँ तो मैं, अगर जल्दी से एक दिन वीक में ऑफ ले लिया, जैसे कल मैं ऑफ, कल मेरा फ्री था, 12:30 बजे पढ़ने बैठता हूँ, सुबह 4-5 बजे तक। उसमें यार मतलब एक तब भी थोड़ी सी मतलब लग रहा है थोड़ा समय कम है, तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी पहले आप लोग का सिलेबस निपट जाए ना, थोड़ा आप लोग की नैया पहले पार कर दूँ, फिर 6 महीने का एक ही बार ढंग से थोड़ा सा अपना टाइमिंग्स कम करके एक ही बार दूंगा मैं तरीके से पेपर इस बार मैं निकालना है यार, ये मजाक थोड़ी बनाना है। मैं अपने हिसाब से पढ़ नहीं पाऊंगा, जो मेरी पढ़ने की टेंडेंसी है ना उस हिसाब से पढ़ नहीं पाऊंगा, तो मुझे समय नहीं मिलता, बिकॉज़ रात को 4-5 घंटे में बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि वो खत्म है, थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, तो ये पहले बताओ कि ये कहानी का क्लियर आप सभी को, ये सल्ले खाना ये सब देखो, अभी आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। अब भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु जो है, अरे सरिता में कभी घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता हूँ ना, पढ़ाई कभी घंटों के हिसाब से होती है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि घंटे कितने घंटे पढ़ता हूँ, मैं घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ता हूँ, बस मुझे ये कि मैं अगर 1 मिनट उठा लेता हूँ उसे खत्म करके उठता हूँ, चाहे 2 घंटे में निपटा दूँ चाहे 4 घंटे में, तो वही है। मैं कल एथिक्स, कल परसों मैं एथिक्स पढ़ा था बैठ के, मुझे लगा था मैं 2 घंटे में से निपटा दूंगा, वो इतना कंफ्यूजिंग सा टॉपिक था, मुझे पढ़ते पढ़ते 4 घंटे लग गए, पर वो उसे तभी उठा जब मैंने ये होगी मैं तभी उठूंगा। तो वही है कि मतलब ये कभी घंटों के हिसाब से मत पढ़ो, जब भी आप सीरियसली पढ़ते हो टेक योर टाइम, ओके। यहाँ मैं 1 मिनट उठा रहा हूँ तो करके ही उठूँ, लाइक दैट। चलो, बाबू है, बाबू तो क्या कर रहे हैं, ये तो जैनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो जैन धर्म को यहाँ फैला रहे हैं, और वहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य ये भाई साहब सल्ले खाना करके चल बसे। मतलब एक तरफ भद्रबाहु इनको अपने साथ लेके आए थे कि चलो ये भी थोड़ा हमारा साथ देंगे जैन धर्म का प्रचार करने में, लेकिन भाई साहब तो सल्ले खाना करके निकल गए। भद्रबाहु कह रहे कहाँ गए चंद्रगुप्त मौर्य, कहाँ गए चंद्रगुप्त मौर्य हमारे साथ आए थे, अरे चंद्रगुप्त मौर्य चल बसे, क्यों चल बसे, उन्होंने सल्ले खाना कर लिया। ओहो, चल खैर एनीवेज, अब यहाँ पे जो है अब क्या करें, कर लिया उन्होंने। अब भद्रबाहु और जो उनके साथ कई सारे लोग आए थे, जस्ट इमेजिन कि भद्रबाहु और उनके साथ, ठीक है ध्यान देंगे, अब भद्रबाहु और उनके साथ कई सारे लोग आए थे,
है ना, सुनिए बात, भद्रबाहु उनके साथ कई सारे लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपना काम पूरा कर लिया है, उन्होंने यहाँ पे जैन धर्म को पूरा प्रमोट कर दिया, फैला दिया है। अब भद्रबाहु जो है, अब जो है भद्रबाहु यहाँ पे अपना जैन धर्म का प्रचार करके यहाँ से वापस जा रहे हैं मगध, चले गए वापस। तो भद्रबाहु वापस आ जाते हैं मगध के अंदर, बोलते हैं कि भाई चलो हमने अपना काम कर लिया, इंडिया के साउथ में भी जाके, भारत के दक्षिण में भी जाके हमने जैन धर्म को प्रमोट प्रचार कर दिया। अब जब भद्रबाहु वापस आते हैं मगध, तो ये स्तुल बाहु से मिलते हैं। अरे स्तुल बाहु, तुम्हारे शरीर पे कपड़े, ये कैसे हो सकता है? स्तुल बाहु बोलते हैं कि अब मैंने कपड़े, हम लोगों ने कपड़े वगैरह पहनने शुरू कर दिए हैं और बस अब ऐसे ही चलेगा। भद्रबाहु बोलते हैं ये बहुत गलत बात है, मतलब हम, मैं कुछ समय के लिए मैं नीचे क्या गया कुछ लोगों के साथ, तुम लोगों ने मेरे पीछे यहाँ कपड़े पहनने शुरू कर दिए, बिकॉज जैन धर्म के अंदर कपड़े नहीं पहनते थे, सुना होगा आपने, सुना होगा आपने, जैन धर्म के अंदर पहले कपड़े नहीं पहनते थे। नो, ये कितना फनी सा नहीं है कि मतलब भद्रबाहु वहां से आगे इनसे बोलते हैं कि ये क्या है, तुमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, कि ये तो धोखा है, तुमने धोखा कर लिया। और मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर आज कोई 2021 में ऐसी बातें करे, जस्ट बी प्रैक्टिकल, है ना, अगर जस्ट 2021 में कोई ऐसी बातें करे, है ना, जैसे कि ये क्या तुमने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, मतलब इट्स वेरी ऑड है ना, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब पहले अगर आप देखोगे तो मैं, मतलब आई एम नॉट बेसिकली, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब कि पहले के रूल्स अगर आप रिलीजन के अंदर देखोगे तो इट्स वेरी क्रिटिकल, मतलब बहुत ही, मतलब अगर हम आज मैं इन धर्म के बारे में देखें हम लोग, है ना, तो ये काफी ज्यादा हेक्टिक है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ यार, मतलब बाकी में समय जो लोग लाइफस्टाइल था, लोग जो रिचुअल्स है, प्रथा, मतलब लोग धर्म के अंदर मतलब कितने ज्यादा सीरियस है ना, मतलब हर एक रिलीजन की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जैनिज्म, बुद्धिज्म देख लो, हिंदू देख लो, हर एक धर्म में लोग प्रॉपर अपने धर्म को निभा रहे हैं, इनके बहुत ही सख्त रूल्स है अगर आप देखो, है ना, लाइक। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या चीज है, तो जैन धर्म के अंदर जो है ये बोलते हैं कि भद्रबाहु वापस आते हैं, तो स्तुल बाहु को बोलते हैं तुम लोगों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ऐसा तो नहीं होता, जैन धर्म में तुमने धोखा दिया है। तो स्तुल बाहु बोलते हैं कि अब तो हम ऐसे ही रहेंगे, हम सफेद वस्त्र पहन के ही रहेंगे। तो भद्रबाहु बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जो है वस्त्र नहीं पहनेंगे, हम तो जैन धर्म का मतलब है वस्त्र ना पहनना, मैं तो नहीं पहनूंगा, मेरे साथ वाले भी नहीं पहनेंगे। स्तुल बाहु बोलते हैं ठीक है, तुम्हें नहीं पहनने मत पहनो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ से जैन धर्म टूट जाएगा दो हिस्से में, तो यहीं से जो है जैन धर्म दो हिस्से में टूट जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने जैनिज्म, तो यहीं से जैनिज्म जो है दो हिस्से में टूट जाएगा, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर, एक श्वेतांबर। तो यहाँ पे जो है दिगंबर और श्वेतांबर का बेसिकली मतलब क्या है, जिन्होंने अपने शरीर में श्वेत पहन लिए, श्वेत मतलब होता है कपड़ा, सफेद कपड़ा, वो लोग जो कपड़ा पहनने लग गए वो कहलाए श्वेतांबर। जो भी लोग जैन धर्म के अंदर हैं, जो भी जैन धर्म के लोगों ने कपड़ा यानी वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, दे आर कॉल्ड श्वेतांबर। एंड दोस पीपल कि नहीं नहीं, ये आसमान ही हमारा कपड़ा है, ये जो आसमान है यही हमारा कपड़ा है, इस आसमान ने हमें ढका हुआ, ये दिग ही हमारा कपड़ा है, जो आसमान को अपना कपड़ा समझते हैं वो दिगंबर। मतलब कुल मिला के जिन्होंने कपड़ा नहीं पहना, जो जैन धर्म के अंदर कपड़े नहीं पहनेंगे, दे आर कॉल्ड दिगंबर। तो यहीं से जैनिज्म दो हिस्से में टूट गया, कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर, कपड़े ना पहनने वाले दिगंबर। नाउ इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, पास इसका एक इमेज भी होगा, मैं आपको दिखाता हूं, आई विल शो यू इट, है ना। वो नहीं करना है, मतलब मैं तो सिर्फ आपको इतनी बात कह रहा हूं, कोई बोले तो हम तो पहली बार सुन के डर जाएंगे कि मतलब पहले कितने सख्त है ना। तो आप अभी देखो ऊपर भी लिखा है, देख रहे हो आप, तो यू शुड से कि ये दिगंबर है, इमेज को देख के आप अंदाजा लगा पाएंगे। सी, अभी देखो ऊपर भी लिखा है, देख रहे हो आप, तो यू शुड से कि ये दिगंबर है, इनके कपड़े आसमान है और ये जो है श्वेतांबर है। ओके, और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये दैट इज कॉल्ड सल्ले खाना, कह सकता हूँ क्या मैं इसे, क्या मैं इसे सल्ले खाना कह सकता हूँ? आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े। तो आई होप ये देखो, अब ये पूरी कहानी आपको भद्रबाहु वाली समझ में आ गई, सबर मेला बोला मैंने सल्ले खाना किया, जो कि जैन ट्रेडिशन है ना, ये पूरा पार्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़े, चलो हर्ष करेंगे उसकी बात हम लोग, है ना। आज सल्ले खाना अरे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आज हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। ये तो देखो आप जो कहानी पढ़ रहे हो ना, बहुत पुरानी है ना, आज आपको ये सब इतना देखने को नहीं मिलेगा, आज आप लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर जा चुके हो। आज भारत में तो वेस्टर्न कल्चर चलता है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये खाने पीने का ढंग, कपड़े पहनने का सब वेस्टर्न है। अब तो हमारी थिंकिंग थॉट्स बहुत बदल गए। आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताऊं मैं, और आप लोग बिलीव भी कर लोगे। एक समय था, और ये बात लड़कियां भी एग्री करेंगी और बिल्कुल करना भी चाहिए गर्ल्स को। एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूं आपको, ठीक है, नहीं मैंने यहाँ पे वुमेन्स के लिए कुछ कहा ही नहीं गुरप्रीत, अभी बताऊंगा मैं इनके बारे में आपको, ठीक है। ठीक है, पूजा थोड़ा सा पहले सुनो तुम, है ना, अभी थोड़ा वेट करो, विल डेफिनेटली टेल ऑल दिस थिंग्स। अगर आप आज के समय को देखो, आप सभी ने इतनी हिस्ट्री मेरी करंट अफेयर क्लास देखी होगी, और हमेशा एक बहुत कॉमन बात बोलते हैं, हम हमेशा एक बहुत कॉमन बात पता क्या बोलते हैं कि हमारे पास में, हमारे इतिहास में महिलाओं को बहुत सप्रेस किया गया है, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव हुआ है, यू ऑल नो दैट, है ना, मतलब महिलाओं को दबाया जाता था, लाइक से, है ना। पहले क्या था कि अगर किसी लड़की के हस्बैंड को कुछ हो गया, अगर किसी स्त्री का हस्बैंड मर गया, तो लड़की क्या करेगी, सती कर लेगी, यू ऑल नो दैट कि सती कर लेगी। किसी ढंग की लड़की से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, ढंग की लड़की का समझे, मतलब पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की, मतलब स्मार्ट का मतलब शक्ल से नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, स्मार्ट का मतलब कभी शक्ल से नहीं होता, ठीक है। स्मार्ट का मतलब होता है लाइक अ गुड पर्सनैलिटी, सिर्फ बात करने का ढंग आता हो, जो हर एक चीज बहुत सोच समझ के करती हो, एक ऐसी लड़की, ओवरऑल परफेक्ट लड़की आप ये कह लो। अगर कोई एक ऐसी लड़की आज जो दिमागदार है, स्मार्ट है, हर तरीके से, यू शुड से कि एक्टिव है, सब पता है कि कब क्या करना है, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर आज किसी ऐसी लड़की से आप लोग शादी कर लेते हो और आप ये सोचो कि हम उसे दबा देंगे, उल्टा थप्पड़ पड़ जाएगा गाल पे, जूते अलग खाओगे। आज से अगर आप 1000 साल पहले देखोगे ना, आज से अगर आप 1000 साल पहले देखोगे, आज से आप 1000 साल पहले अगर देखोगे, तो लड़कियां पुरुष के सामने बोल भी नहीं पाती थी, और आज के समय पे तुम्हें लगता है लड़कियां सुन लेंगी? भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्यों सुने, क्यों सुने, बिकॉज ऑल आर एजुकेटेड, सब एजुकेटेड है, क्यों सुने, सुननी भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं। आज क्यों इंडिया में आपको ज्यादा तलाक के केसेस लग रहे हैं? आप इन सब चीजों को ना प्रैक्टिकल होकर पढ़ो, यू विल रियलाइज कि हाँ यार वाकई में ये समय बहुत अलग था। आज जाके देखो कोर्ट कचहरी में कितने तलाक के केस पड़े, नहीं बनती, एक डेढ़ साल रहेंगे साथ, उसके बाद अलग, एक डेढ़ साल बाद अलग है। क्योंकि इस समय पे हम उस जनरेशन पे आ चुके हैं, उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पे गर्ल्स को आप दबा नहीं सकते हो, और कोई गर्ल टॉलरेट भी नहीं करेगी यार। आज के समय हर कोई पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट तो हर कोई है, कोई क्यों सुनेगा किसी की, सुनता वही जिसके पास खुद नहीं होता, वही लड़की सुनेगी। मैं तो साफ बोलता हूं, जिसको कुछ खुद ही करना नहीं आता, किसी लायक नहीं है। और तभी मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूं गर्ल्स को अपने पैर पे खड़ा बहुत जरूरी है, बात को मान लो।
खाली तो बैठना है, मतलब अभी तो तैयारी करो, चलो पढ़ लो, अगर सीरियस में नहीं हो तो शुड टेक एनी जॉब, बट खाली नहीं बैठना है। यू हैव टू जस्ट मेक योर इमेज बाय योरसेल्फ। ऐसा थोड़ी कि आज जैन धर्म के लोग नहीं है, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म मानने वाले नहीं है, हर धर्म को मानने वाले आज भी आपको दिखेंगे, बट हाँ हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, वी आर बेसिकली टू मच एडवांस, हम काफी हद तक जो है एडवांस हो चुके हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, या तो आगे ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने जाना। ओके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने जाना, यू ऑल नो दैट, नहीं नेहा जान मार मार के भूत मत बनाओ, है ना, ऐसा मत करो कि हमें शादी करने से पहले डर लग जाए, इतने बुरे नहीं है मैडम, है ना, समझो बात, क्या बात है कि 3-4 पड़ जाए, समझो, है ना, थोड़ा मानते हैं आपके गुस्से को, थोड़ा समझो, है ना, सब लोग जैसे नहीं होते। चलिए तो यू ऑल नो दैट ये पूरा आपका मगध वाला रीजन था, पहले कभी कितना हुआ करता था मगध, देखो कितना, है ना, इसी मगध के अंदर मौर्य एम्पायर स्टार्ट हुआ, और ये देखो मौर्य एम्पायर कहां तक खींच दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये देखो इसे एक्सपेंशन बोलते हैं, इसी को आप कहोगे एक्सपेंशन, कुछ और नहीं होता एक्सपेंशन, यही है एक्सपेंशन। जस्ट इमेजिन कि ये मगध था, ये पाटलिपुत्र दिख रहा है, ये था मगध, इतना सा था मगध, इसी मगध के अंदर से मौर्य एम्पायर शुरू हुआ है, और देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां तक उसे फैला दिया है, लगभग पूरा नॉर्दर्न इंडिया आप कह लो, रफली अगर आप देखोगे तो पूरा उत्तर भारत, भाई साहब पूरे उत्तर भारत को उन्होंने मौर्य एम्पायर बना दिया। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा एक्सपेंशन किया है, क्षेत्र को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। इस मैप से जो क्लियरिटी आपको मिल रही होगी, क्लियरिटी कहीं और से नहीं मिलेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके अब आते हैं हम सेकंड रूल के ऊपर, हिज नेम इज बिंदुसार। आइए सेकंड रूल ऑफ मौर्य एम्पायर एंड द नेम इज बिंदुसार, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सर आज भी दिगंबर में होंगे यार, कुछ होंगे भारतीय, नॉट डिनाई होंगे बिल्कुल, अब हमें क्या डिस्कस करना है, क्या करें अगर है तो, है ना, हितेश सर, है ना, थोड़ा सा रुके आप, है ना, हाँ आयुषी जैन, यू आर बेसिकली फॉलो जैनिज्म इफ आई एम राइट, हाँ वो देखो जैन है ना, ज्यादा मत बोलो गुस्सा आ जाएगा सभी, हाँ आओ चलो यहाँ देखो, चलो आ जाओ। तो भैया जैन लोग तुम्हारी क्लास में तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, है ना, चलिए जैन काफी अच्छे होते हैं जैन लोग। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है आयुषी खुश कहेगी सर को देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात हो गई। अब आ रहे बिंदुसार, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है, हाँ मंदिर बाइबल टेक थोड़ा सा कर ले फिर कवर करते हैं, ठीक है। ओके अब आ रहे बिंदुसार, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले आ रहे हैं वो आ रहे बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे हैं। अब एक और कहानी सुनो प्यारी सी, हाँ मंदिर ध्यान दोगे ना, देखो ये हो गए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, इसे पूरा कर लो यार, है ना, थोड़ा सही हो जाएगा आपके लिए। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए यहाँ पे, इन्होंने जो है शादी कर ली धुरधरा से, कई सारी शादियां करते थे लोग यार, एक शादी में कहां रुकते थे, इन्होंने शादी करी धुरधरा से ठीक है। अब यहाँ पे कहानी को समझो, होता क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने शादी करी धुरधरा से, तो धुरधरा इनकी पत्नी का नाम है, ये वाइफ हो गई है ना, ये हो गई वाइफ, और ये भाई साहब हस्बैंड हो गए। अब यहाँ पे क्या चीज है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने धुरधरा से शादी कर ली, इनका और धुरधरा का जो बेटा हुआ वही है बिंदुसारा। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, मजा आएगा ताकि हिस्ट्री आपके लिए इंटरेस्टिंग बने, इट्स नॉट कि रट्टाफिकेशन आप लोग कर रहे हो, हिस्ट्री को रटो मत, अगर सच बताऊं हिस्ट्री से प्यार कर लिया ना तुमने, एक बात मतलब तुमने सोच ले कि हाँ यार मजा आ रहा है हिस्ट्री में, इंटरेस्ट बना लिया, आप यकीन मानना जितने अच्छे आंसर्स या जितने अच्छी चीज आप हिस्ट्री में डिस्क्राइब कर सकते हो ना, यू कांट बिलीव। मैं कभी मेरे को समय मिलेगा, मैं बिजी रहता हूँ, मैंने एक दो बार कभी फोटो भेजी हुई ग्रुप में, मैं आपको अपने हिस्ट्री के अपनी मैं आपको अपनी आंसर नहीं दिखाऊंगा, कभी देखना मेरे आंसर हिस्ट्री के, मैं आपको पॉलिटिकल भेज दूंगा, आप लोग पॉलिटिकल भी आपने बहुत अच्छा आंसर लिखे, लेकिन मेरे पास हिस्ट्री के आंसर पढ़ के देखना, मतलब आपको कला दिखेगी उसमें, पिछले 1 साल से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य और धुरधरा जो है इनके बेटे जो है उनका नाम है बिंदुसार। एक्चुअली होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा है, चाणक्य ने इनको मौर्य डायनेस्टी का राजा बनाया है ना, तो ऑब्वियसली बात है यार चंद्रगुप्त मौर्य को कौन मतलब कह सकते हो कि इनकी लाइफ को बहुत खतरा भी हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी लाइफ को बहुत खतरा भी हुआ, खतरा इन द सेंस सर हर कोई चाहता है कि यार ये राजा को मार के मैं राजा बन जाऊं, ये चीज तो आपने देखी होगी पूरी हिस्ट्री में कि राजा से जलने वाले बहुत होते हैं, ऐसे आपको साम्राज्य के अंदर बहुत लोग मिलेंगे जो चाहते हैं इस राजा को मारो और जो है हम इसकी जगह पे जो है आ जाए, ऐसे बहुत होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी बात करें तो चाणक्य क्या करते हैं ना, जो इनके ट्रेनर जो इनके गुरु हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया है, वही चाणक्य क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को ना बचपन से खाने के अंदर बिल्कुल जरा जरा सा जहर मिला के देते थे। मतलब सर चाणक्य क्या करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में बिल्कुल जरा जरा सी मात्रा में, इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम कम अमाउंट में इनके खाने में जहर मिला दिया करते थे। सर ये क्या हुआ, तो ये मरे नहीं। अब मान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य मैं हूं, मान लो एग्जांपल मान लो कि आई एम चंद्रगुप्त मौर्य, और जो मेरा ट्रेनर जो मेरा गुरु है वो मेरे खाने में एक एक दो दो बूंद जहर की मिला देता है, तो क्या होगा कि मुझे बचपन से ही ना हैबिट पड़ जाएगी जहर खाने की, और कभी भविष्य में मुझे किसी ने जहर दिया तो मैं मरूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी जहर को सस्टेन कर ले रही है, मेरी बॉडी अब उस जहर को एडेप्ट कर चुकी है। अगर मुझे बचपन से कोई चीज में थोड़ी थोड़ी, अगर मुझे बचपन से थोड़ी थोड़ी डोज में छोटी छोटी मात्रा में बचपन से मुझे कोई खुराक देता जा रहा है ना, तो जब तक मैं बड़ा होगा ना तब तक मेरे शरीर को उस चीज की हैबिट पड़ जाएगी, मेरा शरीर उस जहर को एडेप्ट कर लेगा, अगर मुझे मैं कहीं भी जाऊं किसी ने जहर खिला भी दिया तो मेरा शरीर झेल जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। तो यहाँ पर चाणक्य ने इन्हीं के फायदे के लिए किया, चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर ऐसा बन गया कि आप जहर भी खिलाओगे ना ये नहीं मरेंगे, बचपन से चाणक्य ऐसा करते आ रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है कि खाना रखा होता है टेबल पे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या करते हैं, खाने के लिए जा रहे होते हैं। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को तो हैबिट है ऐसा खाने खाने की जिसमें जहर मिलाओ, इनको तो दिक्कत नहीं है, एक्चुअली इनको खुद भी नहीं पता होता, मैं आपको बताऊं चंद्रगुप्त मौर्य को खुद भी नहीं पता होता कि चाणक्य ने इनका शरीर ऐसा बना दिया है, चोरी छिपी हुई इनके खाने में जहर मिलाते थे। तो एक दिन खाना रखा होता है, दुर्गा मैडम बोलती है मुझे भी भूख लग रही है, अकेले अकेले खा लोगे क्या, मौर्य साहब बोलते हैं मैडम बैठिए अभी खिलाते हैं आपको अपने हाथों से, तो दोनों जो है खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य तो खाना खाते रहे, मैडम जो है गायब, इतने में मौर्य साहब बोलते हैं दुर्गा क्या हो गया तुम्हें, पानी लाओ पानी। अब पानी आता है, पानी पी के भी कुछ ना हो, अब दुर्गा मैडम चल बसती है, ठीक है, क्योंकि भैया दुर्धा जो मैडम है ना उनका शरीर नहीं है उस लायक कि वो जहर को झेल लेगा, वो तो पहली बार जहर खाया खत्म। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो बचपन से उनका शरीर जो है एक हैबिट में आ चुका है। अब क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे होता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने और दुर्योधन ने खाना खा लिया, उस खाने में पॉइजन था, मैं आपको बताता हूँ।
चंद्रगुप्त मौर्य ने और दुर्योधन ने खाना खा लिया, उस खाने में पॉइजन था। अब मैं आपको बताता हूं, जिस समय पे ये चीजें हुई, जिस समय पे उन्होंने खाना खाया जहर वाला, उस समय पे यू शुड से कि जो दुर्योधना है शी वाज प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही उन्होंने जहर वाला खाना खाया तो दुर्योधना के पेट में जो बच्चा है, दुर्योधना ने जैसे ही जहर वाला खाना खाया तो दुर्योधना के पेट में जो बच्चा है, खाना खाया उन्होंने मुंह से, उस खाने के साथ जहर भी दुर्योधना की बॉडी में गया और इनके पेट में जो बच्चा था वो जहर जाके उस बच्चे के सर पे लग गया और उस बच्चे के सर पे जहर ने एक बिंदु बना दिया और दुर्योधना ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद दुर्योधना मैडम समाप्त हो गई। उस बच्चे के माथे पे एक बिंदु बन गया और वहीं से नाम पड़ गया बिंदुसारा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कि हाँ ये नाम जो है कैसे आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, यू शुड नो कि हाँ कैसे, नहीं क्या पढ़ रहे हो। प्रथमेश नोमस में जाने की नहीं देनी है, किसकी बेटी थी कोई नहीं पूछेगा तुमसे, इररिलेवेंट है वो। ओके, अब जो भी अभिषेक जो लिखा है हम वही पढ़ रहे हैं ना, अपने मन से नहीं बनाई हमने स्टोरी। चाणक्य को बिंदुसारा निकाल देंगे महल से, जाओ यहाँ से, आप ही मेरी माता की जिम्मेदार हो। चाणक्य को निकलवा देंगे, बिंदुसारा डोंट लाइक चाणक्य, कि आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी वजह से मेरी मदर मरी है, जाओ आप यहाँ से। चाणक्य सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाएंगे रहने, चाणक्य सब कुछ छोड़ के जो है जंगल चले जाएंगे रहने। जब बिंदुसारा ने मेरी बेइज्जती कर दिया मैं यहाँ नहीं। चाणक्य का ईगो बहुत ज्यादा है, वो नहीं सुनता किसी की। भाई धनंजय ने उस दिन धनंजय ने बोला तो भाई साहब ने दत्ता को निपटाने की जो है पूरी करेंगे। बिंदुसारा को कैसे पता चला, वो तो बहुत छोटे थे। देखो ये मैं बताऊँ ना, ऑब्वियसली बात है, महल के अंदर आयुषी लॉट ऑफ पीपल्स था जिनको खबर होती है कि कौन क्या कर रहा है। तो बिंदुसारा के गुप्तचर मीनाक्षी ने सही लिखा, तो भैया जासूस कह लो, तो बिंदुसारा के कान भरने वाले बहुत थे वहां। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि चाणक्य अपनी गलती नहीं मानते थे, बट चाणक्य को ये सपने थोड़ी आ रही थी कि वो खाना उनकी वाइफ खा लेगी, है ना। अब वो सडनली हो गया ऐसा, बट जो चीज थी, चलो गलत बोले सही बोलो, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो स्टोरी है ना। मैं अपने मन से बोलूँ कि ऐसा है वैसा, वो भी ठीक नहीं है ना। हाँ, क्लियर है, ओके ओके, यहाँ तक क्लियर, पहले बताइए। तो अब हम बिंदुसारा पे आ चुके हैं। तो बिंदुसारा प्लीज यहाँ पे थोड़ा इसे कवर कर लो, है ना, थोड़ा सा कवर कर लो। और अमित्रोचेट्स इन ग्रीक सोर्सेज क्या है, ऑल्सो कॉल्ड अमित्रा घाटा, स्लेयर ऑफ फॉज, और अमित्रोचेट्स इन ग्रीक सोर्सेज। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ही बात ध्यान सुनना। स्लेयर ऑफ फॉज का मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। स्लेयर ऑफ फॉज का हिंदी मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाला। और दुश्मनों को मारने वाले को आप अमित्र घाटा भी बोलते हो, और ग्रीक भाषाओं में दुश्मनों को मारने वाले को अमित्रोचेट्स भी बोलते हैं। एक व्यक्ति भी आया था इनके महल में, बिंदुसारा के महल में, कहां से, ग्रीक से। ग्रीक समझ लो, वही जो हम बात करते, ग्रीक्स, कल हमने अलेक्जेंडर की बात करी थी, ग्रीक्स मैसिडोनियन। तो ग्रीक्स जो आपके थे, यहां से एक व्यक्ति जिनका नाम है डेमेशियस, ये बिंदुसारा के महल में भी आए थे, मतलब इनके कोर्ट में आए थे। अब यहाँ पे आपको एक कहानी और सुननी है, एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या चीज है, अब एक प्यारी सी स्टोरी आप और सुनो, यहाँ पे स्टोरीज ही बहुत सारी है। एक तो हिस्ट्री को तो स्टोरी से ही आप मतलब जो है निपटा सकते हो। नहीं नहीं, एक्चुअली ये कमेंट्स बंद करने का जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है कि एक दो क्लास में डिसिप्लिन आपका फोकस रहा है। अब कई बार मैंने क्लास में देखा, वो बात लगा, मैं बोलता नहीं हूँ। परसों एक लिख रहा है, सृष्टि तुम्हारे घर में सब ठीक है। क्या मतलब बनता है क्लास में सृष्टि तुम्हारे घर में सब ठीक है, पढ़ने आ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लिख रहा है सृष्टि तुम्हारे घर में सब ठीक है, नहीं थी। जब उससे अनुभव आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दिव्या तुम सभी क्लास में नहीं, तुम्हें तबियत सही है। यही है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सारी बातें यही पूछोगे। कुछ बातचीत है यहाँ से बाहर जाकर करेंगे सब बातें, यहाँ लगे पड़े दिव्या तुम्हें तबियत ठीक है, तबियत ठीक नहीं होगी तो खराब हो जाएगी उसकी। चलो खैर एनीवेज, देखिए इतनी बातें हो गई हमारी। अब यहाँ यू ऑल नो दैट कि ये जो है पाटलिपुत्र है, और यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि ये तक्षशिला है, और यहाँ पे जो है जस्ट इमेजिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में कहीं पे उज्जैन पड़ता है। आई एम राइट, क्लियर है ध्यान। ओके चलिए, अब यहाँ पे फोकस बनाइए, वरना आधे यहाँ पे भी पूछेंगे दिव्या ने ब्रेकफास्ट किया, क्या किया ब्रेकफास्ट में। चलिए, पाटलिपुत्र और उज्जैन। पाटलिपुत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये तो मौर्यन अंपायर की मेन कैपिटल है। ये पूरा तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये सब मौर्यन अंपायर का ही पार्ट है। पहली बात, पाटलिपुत्र के अंदर जो बैठे हैं राजा बनके वो है बिंदुसारा। बिंदुसारा यहाँ पे राजा बनके बैठे हैं। भाई मौर्यन अंपायर की कैपिटल पाटलिपुत्र है, और कैपिटल में मेन राजा बैठता है, तो पाटलिपुत्र बैठे बिंदुसारा। बिंदुसारा ने अपने एक बेटे अशोक को, बिंदुसारा ने अपने एक बेटे अशोक को बनाया है उज्जैन का गवर्नर। अशोक को तो जो है बनाया है उज्जैन का गवर्नर। और बिंदुसारा जो है इन्होंने, बिंदुसारा जो है इन्होंने अपने एक बेटे सुशीम, सुशीम बोलते हैं, सुशीम, या कहीं बुक में आपको सुशीमा भी मिलेगा, सुशीमा या सुशीम बोल लो, बात देखिए। एक बेटे को गवर्नर बनाया तक्षशिला का। ऑब्वियसली बात है, दो बेटे हैं, दोनों बेटों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो बिंदुसार के जो दो बड़े बेटे हैं आप कह लो, एक सुशीम है और एक है अशोक। बिंदुसार ने तक्षशिला का गवर्नर बनाया है सुशीमा को, और उज्जैन का गवर्नर बनाया अशोक को। सुशीमा इनके बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे का नाम अशोक है। बिंदुसार की काफी ज्यादा तबियत खराब है, एंड बिंदुसार वांट की जो है मेरे मरने के बाद सुशीम जो मेरा बड़ा बेटा है उसको मौर्यन अंपायर का अगला राजा बना दिया जाए। अब यहाँ पे बिंदुसार की तबियत काफी खराब है, पाटलिपुत्र में बैठे हैं। बिंदुसार के एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राधा गुप्ता, जिनका नाम है राधा गुप्ता। ये राधा गुप्ता जो है बिंदुसार के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है।
बिंदुसारा काफी सारे फैसले इनसे डिस्कस करके ही करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो बिंदुसारा जो है राधा गुप्ता को बोलता है कि राधा गुप्ता सुनो, मेरी तबीयत काफी खराब है, एक काम करो, सुशीम को बुला लो और उसे जो है सिंहासन का राजा बना दो, अगला राजा उसे बनाओ। तो यहाँ पे जो है कि राधा गुप्ता थोड़ा सा अशोक का पक्ष ज्यादा लेता है कि नहीं नहीं बिंदुसारा, आई वांट कि आप जो है आप अशोक को बनाओ। सुशीम के अंदर वो बात नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है जो पोटेंशियल अशोक के अंदर है। अगर आप अशोक को बना दोगे तो अशोक ज्यादा अच्छे से मॉडर्न अंपायर के अंदर रूल कर सकता है। अशोक के अंदर एक राजा वाली क्वालिटीज है, लीडरशिप क्वालिटीज है, जो सुशीम के अंदर नहीं है। अब होता है कि एक बार तक्षशिला में लड़ाई भी चल रही होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार तक्षशिला में लड़ाई चल रही होती है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, सुशीम से वो लड़ाई झगड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा होता, क्योंकि अब प्रैक्टिकल सी बात है, तक्षशिला के गवर्नर है सुशीमा, तक्षशिला के गवर्नर है सुशीमा। नाउ गाइस यू शुड इमेजिन, आप इस बात को जैसा इमेजिन करो कि तक्षशिला के जो गवर्नर है वो है सुशीम, और अगर तक्षशिला में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सुशीम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्या फायदा फिर तुम वहां के गवर्नर हो, क्या फायदा है? तो अशोक जो है उज्जैन से तक्षशिला जाते हैं उस लड़ाई को सॉल्व करने, और सॉल्व करके आ जाते हैं। सोचो सुशीम उसका मुंह देख करते कि मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा कैपेबल है, तक्षशिला में लड़ाई चल रही थी, मेरे से सॉल्व हुई नहीं, मैटर मुझसे सॉल्व हुआ नहीं, मेरा छोटा भाई आ गया, मैं सॉल्व कर रहा है। तो बाकी में इसमें कोई दो राय नहीं, भले अशोक छोटा है बट इसके अंदर ज्यादा अच्छी क्वालिटीज है सुशीमा से। तो दैट्स व्हाई राधा गुप्ता सपोर्ट भी करता है कि अशोक को बनाओ यार, बड़ा छोटा मत देखो, क्वालिटी देखो इसके अंदर है। बट बिंदुसार को नहीं, मैं तो सुशीम को ही बनाऊंगा, सुशीम ही मेरा बड़ा बेटा है, वही पहले डिजर्व करता है राजा बनना। तो अशोक बोलता है राधा गुप्ता को, भैया समझाओ पिताजी को, जोड़ लगवाओ और मुझे बनवाओ। तो होता क्या है कि बिंदुसारा बिल्कुल अपने बेड पे अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, अब बोलते हैं कि बस जल्दी से जो है सुशीम को बुलाओ, मैं उसको गद्दी देके चला जाता हूँ। राधा गुप्ता क्या करते हैं, सुशीम को ना बुला के अशोक को बुला लेते हैं। राधा गुप्ता को ये ऑर्डर दिया था कि भैया सुशीम को बुलाओ, मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ और मैं सुशीम को गद्दी पे बैठा के जाऊंगा। राधा गुप्ता क्या करते हैं, सुशीम को ना बुला के ही इनवाइट अशोक कि अशोक तुम आ जाओ। अब इमेजिन करो कि जिस टाइम पे बिंदुसारा बिल्कुल बेड पे है, वो अपनी आखिरी जीवन की अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और तुमने उस टाइम पे अशोक को बुला लिया, जबकि तुम्हें कहा था कि सुशीम को बुलाना। तो बस बिंदुसारा भी लोग मेंटली बोलते हैं कि नहीं अशोक को बनाओ, ये बनाओ, वैसी आपकी हालत खराब है, बिंदुसारा के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, वैसी वो हालत में नहीं है, बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो, प्रेशर बना के अशोक को गद्दी दिलवा देते हैं, प्रेशर बना के अशोक को गद्दी दिलवा देते हैं। इस बात पे गुस्सा आता है सुशीम को कि भाई यार मेरा भाई बहुत तेज है, मतलब यार मेरी कुर्सी को इसने कैसे छीन लिया, पापा तो मुझे जो है राजा बनाना चाहते थे। सुशीम आता है अशोक से लड़ने, अशोक सुशीम को निपटा देता है, खत्म। यहाँ कोई भाई कोई प्यारी नहीं है, सुशीम आया अशोक से लड़ने, अशोक ने खत्म कर दिया। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था, 99 भाई, इसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था। अब आप 99 भाई हुए कैसे, तो चाचा ताऊ या आपके लोग कजन सगे भाई तो नहीं सकते इतने सारे, तो आप कैसे रिलेशन में इनके जो भाई लगते होंगे, ऐसे 99 भाइयों को ने मार दिया था। एक अपने छोटे सबसे, एक इनका सबसे छोटा भाई था तिस्सा, वो गोदी में था, एक बहुत छोटा सा भाई था तिस्सा गोदी में था, उसको नहीं मारा था इन्होंने, उससे प्यार करते थे, बाकी इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को खत्म कर दिया था। तो अब अशोक आ चुके हैं, समझ में आई कहानी, पूरी स्टोरी समझ में आई। अब खुद देखो जब मैं तुम्हें स्टोरी समझा रहा था, तुम्हारा ध्यान बिल्कुल यहाँ केंद्रित हो गया था, तुम्हारा ध्यान हटा भी नहीं हो, वो हिस्ट्री का एक अलग ही मजा है पढ़ने का ना, मतलब अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, अशोक। अशोक तीसरे नंबर में, सबसे पहले कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन है, बिंदुसार, देन अशोक। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अशोक के बारे में चर्चा करते हैं, देखेंगे अशोक की बात करते हैं। तिस्सा जो छोटा भाई है, तिस्सा, इसको नहीं मारा था उन्होंने, तिस्सा, ठीक, ओके। आइए, देयर इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एल्डर अशोका, ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। ये तक्षशिला, इस समय आपको पूरी कहानी पढ़ा दी। अब यहां से देखो, यहां से इस वाले बिंदु को देखने से समझते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोक राइन वाज हिज विक्टोरियस वॉर विद कलिंगा। अशोक की जिंदगी की अगर हम लोग बात करें, केशव वी विल डिस्कस, अभी आप यहां ध्यान दो, ये केशव, अगर हम लोग अशोक की बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट अशोक, द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ द अशोक राइन वाज हिज विक्टोरियस वॉर विद कलिंगा इन 261 बीसी। इस कहानी को समझिए, ठीक है, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं मेरी क्लास में आपको डाउट्स नहीं आएंगे। अगर अभी तक किसी को कोई डाउट, देखो आप खुद से कोई सवाल पूछ रहे हो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं इसके लिए डैम श्योर हूं कि आपको डाउट नहीं आएगा, बहुत सिंपल भाषा में पढ़ाता हूं, मेरी हैबिट है पहले से। आगे चलते हैं। अब पहले तो ये देखो आपकी अशोक के समय पे मौर्यन अंपायर कितना ज्यादा फैल चुका है, यहीं से पॉसिबल हो जाता है कि बंदे में क्वालिटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आप देखोगे तो लाइक कितना था, ये इतना, इस रेड मार्कर से ऊपर ऊपर देखो, बस ये रेड मार्कर से ऊपर ऊपर देखोगे तो इतना ही आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। बट जब अशोक आ चुके तो भाई साहब ये पूरा मौर्यन अंपायर देखो आ जाएगा, किस लेवल पे जा पहुंचाएंगे, मतलब बहुत बड़ी अंपायर बन गई है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, अशोक की जिंदगी में जो बहुत बड़ा इवेंट रहा वो रहा कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर इस टॉपिक से बहुत बार पेपर में एमसीक्यूज बनते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। कलिंगा वॉर जो इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट रहा। कलिंगा आज के समय पे आप कलिंगा को उड़ीसा बोलते हो, मतलब उड़ीसा का पूरा नाम जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो ओल्ड नेम है वो कलिंगा है। कलिंगा क्या है सर, उड़ीसा का पूरा नाम है। यहाँ पे कहीं पे जस्ट इमेजिन कि कलिंगा रहा होगा, उड़ीसा यहीं पे पड़ता है, ये रहा कलिंगा। एक थोड़ा सा नीचे बनाते हैं बेटा, वेट 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 वेट, जस्ट इमेजिन कि कलिंगा है। यहाँ पे ऊपर आपका पाटलिपुत्र है, जो कि मौर्य एम्पायर की कैपिटल पाटलिपुत्र है, और जो है यहाँ पे कहीं पे उज्जैन है। अब देखो उज्जैन के तो गवर्नर थे अशोक पहले, जब तक बिंदुसारा मेन राजा थे तब तक पाटलिपुत्र में बिंदुसारा बैठे थे, और उज्जैन के अंदर बैठे थे कौन, आपके अशोक। लेकिन जब बिंदुसारा की मौत हो गई तो ऑब्वियसली बात है कि मौर्यन अंपायर की जो राजधानी है, मौर्यन अंपायर की जो कैपिटल है, ऑब्वियसली बात है वहां पे आगे कौन बैठेंगे, अशोक। अशोक तो यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक इनके पिता जिंदा है। अब तो अशोक खुद राजा है मौर्यन अंपायर के, और जो मौर्यन अंपायर का मेन राजा है वो कैपिटल में ही बैठेगा। तो अशोक भाई साहब अब उज्जैन में नहीं बैठे हैं, अब वो उज्जैन से पाटलिपुत्र जा चुके हैं और यहाँ पे किंग बन के जो है रूल कर रहे हैं, अपने भाइयों को भी मार के बैठ चुके हैं। अब भली अशोक पाटलिपुत्र जा चुके हैं, भली मेन राजा बन चुके हैं, बट डोंट फॉरगेट दैट कि यहाँ कहीं ना कहीं उनका रिलेशन उज्जैन के साथ है। आज भी नरेंद्र मोदी जी भली देश के प्रधानमंत्री हैं, बट वो गुजरात के साथ अटैच है, क्योंकि कभी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कभी वो गुजरात के सीएम थे।
तो भले आप अपनी पुरानी जगह छोड़ दो और आप किसी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, तो ऑब्वियसली बात है, आप अपनी पुरानी जगह भूल नहीं पाओगे कभी। तो अशोक का एक अटैचमेंट उज्जैन के साथ, क्योंकि कभी उसने यहाँ पे जो है गवर्नर बन के काम किया है, तो भूल नहीं सकता उज्जैन को इन हिज होल लाइफ। अच्छा, अब क्या है, एक्चुअली क्या हो रहा था कि उज्जैन से कुछ सामान जो है वो ऐसे निकलता था, कलिंगा होते हुआ आता था पाटलिपुत्र अशोक के पास। मतलब ये उज्जैन है, उज्जैन से सामान जो है पाटलिपुत्र आ रहा है अशोक के पास, या जस्ट इमेजिन कि पाटलिपुत्र से कुछ सामान जो है वो उज्जैन जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये जो दो प्लेसेस आपको दिख रही है, इन दो प्लेसेस के बीच में सामान एक्सचेंज हो रहा है। मान लो कि कोई सामान यहां से यहां जा रहा है, जस्ट इमेजिन कोई सामान यहां से यहां जा रहा है, मतलब बीच में कलिंगा पड़ रहा है, बीच में कलिंगा पड़ रहा है, और कलिंगा होते हुए सामान पाटलिपुत्र से उज्जैन आ रहा है, या कह लो कि उज्जैन से पाटलिपुत्र जा रहा है। एक बार कलिंगा के लोग जो है वैसे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारे कलिंगा से सामान नहीं जाएगा कोई, हमारे कलिंगा से कोई सामान जो है नहीं जाएगा, हम ये परमिट आपको नहीं करेंगे, हमारे कलिंगा को छोड़ के कोई और रास्ता बनाओ, यहां से आपका रास्ता, आप अपना सामान हमारे कलिंगा से होते नहीं ले जा सकते। अब क्या होता है कि एक बार अशोक का सामान जा रहा होता है इस रास्ते से, ये लोग बोलते हैं कि नहीं, जाके बोल दो अशोक को इस रास्ते से सामान नहीं जाएगा। अशोक वैसे ही बहुत जो है दरिंदा है, कह सकता है बहुत ही खूंखार राजा है। अशोक को पता चल जाती है बाकी, सर अशोक साहब आपका सामान रोक दिया गया कलिंगा वालों के द्वारा। अशोक बोलता है इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो मेरे सामान को रोक देंगे। ठीक है, मतलब एक अलग लेवल का एटीट्यूड है, कौन है। अब ये पढ़ लेते हैं, पूरे कलिंगा को खत्म कर दूंगा जाके, मैं पूरे कलिंगा को खत्म कर दूंगा, पूरे कलिंगा भी कब्जा कर दूंगा मैं जाके, इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने मेरा सामान रोक दिया। तो अशोक करते हैं कलिंगा के ऊपर हमला, और इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हमला है ये मान के चलना आप। कलिंगा के ऊपर हमला कर देते हैं और लाखों लोगों को खत्म कर देते हैं अशोक। एक होता है कि 1000-2000 को मारना, और एक होता है लाखों लोगों को मार देना, खून खून कर देना। इन्होंने इस तरीके से कलिंगा पे हमला किया, इन्होंने कलिंगा पे इस तरीके से हमला किया कि लाखों लोग खत्म। मतलब आप ये मान लो पूरे कलिंगा की जो पॉपुलेशन थी खत्म, लगभग सभी को मार दिया उन्होंने। अब भाई तुमने कलिंगा के अंदर लगभग सबको मार दिया, लेकिन सोचने वाली बात है, चलो वो जमीन तो भली तुम्हारी हो जाएगी, उस कलिंगा की जमीन के ऊपर तुम्हारा हक हो जाएगा, लेकिन रूल किसके ऊपर करोगे। आज अगर तुम चाहते हो कि मैं कलिंगा के ऊपर रूल करना चाहता हूं, तो वहां के लोगों से ही, वहां के लोगों को तो गुलाम बना के उनसे काम करवाओगे, तुम तो वहां किसी को छोड़ा नहीं, तो रूल किस पे करोगे, मिट्टी के ऊपर नाचोगे क्या। ऑब्वियस सी बात है। अगर आज हम लोग ये कहें कि हमें पाकिस्तान के ऊपर रूल करना है और हम पाकिस्तान को पूरा खत्म ही कर दें, वहां के हर एक लोग को मार दें, वहां किसको गुलाम बनाओगे, किसको रूल करोगे, कोई बचा ही नहीं, तुमने कोई छोड़ा ही नहीं, उस मिट्टी में नाच लेना फिर जाके। तो ये कुछ ऐसा ही है, अशोक ने कलिंगा में लाखों लोगों को खत्म कर दिया, खून खून हो गया, खून खून, एंड उसके बाद से फील हो रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, लाइक दैट। यहाँ पे होना चाहिए। मैं आपको इसका पिक दिखाता हूँ, बिना उसके फीलिंग नहीं आएगी, एक सेकंड रुकिए, मैं इसका पिक दिखाता हूँ, आई शो यू। में लाखों लोगों ने मार दिया, ऐसा कुछ